नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो बच्चे गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं उन सभी लोगों को ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना चाहिए, सो दैट गेट 2026 से रिलेटेड आपको कंप्लीट अवेयरनेस मिल जाए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस एक सिंगल वीडियो में। एक बार आप उस इन्फॉर्मेशन की छोटी बड़ी बातों को समझ लें, फिर आपको रिलैक्स होकर अपनी तैयारी वाले पार्ट पे फोकस करना है। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, बात करेंगे कट ऑफ की, वैकेंसी की और उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी। देखिए, गेट एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट एफर्ट डालने के लिए रेडी रहना चाहिए। लंबे समय तक कंसिस्टेंट एफर्ट डालने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, और उसके लिए पर्सनली मैं विवेकानंद जी का एक कोट फॉलो करता हूँ, आपको भी करना चाहिए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। उठ जाओ, जागो, और तब तक अपने कदम को मत रुकने दो जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आज एटलीस्ट आप मुझसे ये प्रॉमिस करो कि सर मैं पूरी गेट की तैयारी में कुछ हो ना हो, कंसिस्टेंट जरूर रहूंगा, डिसिप्लिन जरूर रहूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि गेट 2026 से रिलेटेड मैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं कंडक्टिंग बॉडी के बारे में। जैसे ही गेट की बात आती है, पहला सवाल आता है कि सर इस बार कौन सी आईआईटी गेट कंडक्ट करवाएगी। तो यार, इस बार आपका आईआईटी गुवाहाटी गेट 2026 की कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। इसका मतलब ये है कि आपका जो गेट का एग्जाम का पूरा मैनेजमेंट होगा वो आईआईटी गुवाहाटी के हाथों में होगा। यानी कि आपके एग्जाम की डेट्स डिसाइड करना, आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज करना, आपके सेंटर्स का किस तरीके से सिलेक्शन करना है, पूरे साल कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स देनी है, ब्रोशर कब रिलीज करना है, ये पूरा का पूरा काम जाएगा आईआईटी गुवाहाटी के जिम्मे। तो आप बोलोगे सर आईआईटी गुवाहाटी का तो नाम ही सुनकर डर लग रहा है कि पता नहीं सर कैसा पेपर बना देगी, खतरनाक पेपर बनाएगी आईआईटी गुवाहाटी। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आप आईआईटी गुवाहाटी की जगह कोई और नाम भी रख लेते। जैसे अगर मान लो कि गेट 2026 आईआईटी कानपुर करवा रहा होता, या आईआईटी बॉम्बे करवा रहा होता, या आईआईटी मद्रास करवा रहा होता, आईआईटी खड़गपुर, किसी भी आईआईटी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहला थॉट यही आता कि ये आईआईटी तो खतरनाक पेपर बनाएगी। जैसे कोई बोलता है कि आईआईटी बॉम्बे इस बार पेपर बना रही है, तो लोग कह रहे हैं बहुत खतरनाक पेपर। क्यों? क्योंकि आईआईटी वर्ड से रिलेटेड हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक फोबिया है कि आईआईटी एक टफ चीज़ होती है, हमेशा टफ चीज़ें बनाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि आईआईटी गुवाहाटी या कोई भी आईआईटी कभी गेट का पेपर नहीं बनाती है, हमेशा वो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है। जैसे आईआईटी गुवाहाटी आपका गेट 2026 का पेपर नहीं बनाएगी, वो सिर्फ पेपर ऑर्गेनाइज करेगी। तो आप बोलोगे सर फिर पेपर कौन बनाएगा? देखिए, पेपर बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें सारे आईआईटी से प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि गेट 2026 में आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसी आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर द्वारा बनाए गए क्वेश्चन से सिलेक्टेड हो सकता है कि आप गेट 2026 में जो एनालॉग का क्वेश्चन कर रहे हो वो आईआईटी कानपुर के किसी प्रोफेसर के द्वारा बनाया गया हो और वो सिलेक्ट किया गया हो। तो पहला जो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन है ना, वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि कोई आईआईटी पेपर बनाती है। तो पहली चीज़ तो ये निकल ही गई कि आईआईटी गुवाहाटी कैसा बनाएगी, आईआईटी कानपुर कैसा बनाएगी, आईआईटी बॉम्बे कैसा बनाएगी। ये ऑर्गेनाइज करते हैं, पेपर एक अलग कमेटी बनाती है। 65 क्वेश्चंस का आपके पहले फॉर्मेटिंग की जाती है, फिर जब वो 65 क्वेश्चंस पूरी तरीके से लॉक कर दिए जाते हैं फिर वो भेज दिए जाते हैं आईआईटी गुवाहाटी को कि भाई अब आप आराम से कंडक्ट करवाओ जैसे भी आपको करवाना है। ठीक है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग ये करने लगते हैं कि अच्छा सर गेट 2026 में आईआईटी गुवाहाटी कैसा पेपर बनाएगा, तो इसका अंदाजा लगाने के लिए वो सोचते हैं कि चलो देखते हैं पहले आईआईटी गुवाहाटी ने कैसे पेपर्स बनाए हुए हैं। तो आईआईटी गुवाहाटी ने 2018 में बनाया था, 2010 में बनाया था। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलो 2010 का पैटर्न एक बार देख लेते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, किससे कम आए थे। 2018 का पैटर्न देख लेते हैं, किस टॉपिक से डिफिकल्ट आए थे, किससे ईजी आए थे, तो 2026 में भी ऐसा आएगा। भाई, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये सब हरकतें बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली हरकतें हैं। इसका आपके गेट 2026 के पेपर के पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2018 में पेपर बनाने के लिए जो कमेटी चुनी गई होगी या 2010 में जो चुनी गई होगी, उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा। 2026 में जो कमेटी आपका गेट 26 का पेपर बनाएगी वो अलग थॉट प्रोसेस के साथ बनाएंगे। तो आइडिया आपका ये होना चाहिए कि इन फालतू की बातों पर फोकस करने के बजाय आप क्लास नोट्स को अच्छी तरीके से जितनी बार हो सकता है कवर करने की कोशिश करो। आप डीपीपी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के लगाओ, आपको पीवाईक्यूज लगाने में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑल टुगेदर ये जब कंप्लीट हो जाए तो आपका जो पुराना सब्जेक्ट है ना उसको रिवाइज कैसे करना, उसको रिवीजन के लूप में कैसे डालना, ये सब आपकी चर्चा का विषय होना चाहिए, ना कि ये कि आईआईटी गुवाहाटी कैसा पेपर बनाएगी। ऑल राइट, तो चलो एक सबसे इंपॉर्टेंट इशू को मैंने आप लोगों के लिए एड्रेस कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या होता है? देखिए, अगर आप बीटेक कर रहे हो और अगर आप थर्ड ईयर में एंटर कर चुके हो तो आप गेट 2026 के लिए एलिजिबल हो। फाइनल ईयर भी दे सकता है, जो ड्रॉपर स्टूडेंट है वो भी दे सकता है। अगर आप एमएससी हो, एमसीओ, बीएससी हो, फाइनल ईयर हो, तो भी आप ये एग्जामिनेशन
दे सकते हो। इसमें एज का क्राइटेरिया क्या होता है? इसमें देखिए एज का ना तो कोई मिनिमम क्राइटेरिया है ना तो कोई मैक्सिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम क्राइटेरिया बस इतना है कि आप अपने बीटेक के थर्ड ईयर में होने चाहिए। अगर आप अपने बीटेक के थर्ड ईयर में हो और आपकी एज 17 साल है या 19 साल है या 22 साल है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आपका डिग्री के बेसिस पर आप फाइनल ईयर में ड्रॉपर या फिर बीटेक के थर्ड ईयर में होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि अगर कोई 100 साल का है तो वो भी गेट का एग्जामिनेशन दे सकता है। तो दादा, पिताजी और पोते एक साथ गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर वो देना चाहें तो। गेट की तरफ से ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके अलावा क्या गेट के एग्जामिनेशन में कोई बीटेक का परसेंटेज क्राइटेरिया है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके बीटेक में 50% है, 60% है, 70, जितने भी परसेंटेज है, आप गेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। आप बिल्कुल एलिजिबल हो गेट का एग्जामिनेशन देने के लिए। कोई 60% वगैरह का क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मिनिमम 60% होने चाहिए क्या गेट देने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, गेट के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे गेट के थ्रू आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आप पीएसयूज में जॉब कर सकते हो जाके। तो डिफरेंट पीएसयूज जो होते हैं वो अपना एक परसेंटेज क्राइटेरिया रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पीएसयू क्या रखना चाहता है। उसके लिए किसी सेपरेट वीडियो में अलग से हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिलहाल गेट देने के लिए देयर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया फॉर योर डिग्री क्वालिफिकेशन। चलो इसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हर जगह पे हमने वेबसाइट पे देखा, किसी वेबसाइट पर ये सिलेबस लिखा हुआ, कहीं पे नहीं लिखा हुआ। क्लियर कट सिलेबस सर बताइए कहाँ पे मिल जाएगा? तो देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी आप सिलेबस सर्च करने जाओ, हमेशा आपको जो इमीडिएट गेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ रहता है उसके सिलेबस की बात करनी चाहिए। जैसे अभी गेट 2025 का एग्जामिनेशन आईटी रुड़की ने कंडक्ट करवाया, तो आपको बस गूगल पर जाकर क्या टाइप कर देना चाहिए? गेट 2025 आईटी रुड़की। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे देखो डाउनलोड्स वाला सेक्शन आ जाएगा। डाउनलोड वाले सेक्शन पे आपको जस्ट क्लिक करना है। आप जाओ नीचे, आपको ना गेट 2025 का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर मिल जाएगा। आपको जैसे उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। इस ब्रोशर में आपकी ब्रांच जो भी होगी उस ब्रांच का कंप्लीट सिलेबस वहाँ पे मेंशन किया होगा। आप आराम से गो थ्रू कर लो कि उस सिलेबस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। या फिर अगर आप किसी टीचर से कनेक्टेड हो, किसी सीनियर से कनेक्टेड हो, तो आप उनसे भी एक बार सलाह ले सकते हो कि सर हमारे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स मेंशन्ड है, क्या हमें इसके अलावा कोई और टॉपिक पढ़ने की जरूरत तो नहीं? तो एक बार जरूर सलाह ले लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन्ड होते हैं ना, वो बहुत ही रैंडमली मेंशन्ड होते हैं। छोटा सा एक पॉइंट लिख देगा, बट हो सकता है कि वो पॉइंट अपने आप में एक पूरा बड़ा सा चैप्टर हो। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सिलेबस पढ़ने के बाद किसी ऐसे सीनियर से जिन्होंने गेट के एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक लाई हो, या किसी टीचर से अगर आप कनेक्टेड हो, उनसे ज़रूर चर्चा कीजिए कि सर इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमारे गेट के सिलेबस में माने जाएंगे। तो देखिए, सिलेबस में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग स्ट्रीम वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस में जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका कॉमन होता है, ठीक है? तो जैसे आपकी ब्रांच ईसी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, तो आपके में जनरल एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हमेशा कॉमन रहेगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। उसके अलावा जब आप एग्जाम पैटर्न की बात करते हो ना, तो एग्जामिनेशन मोड इसका ऑनलाइन होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर आपको देना होता है। आपको सेंटर पे जाकर कंप्यूटर पे 3 घंटे बिताने पड़ेंगे। 3 घंटे की टोटल ड्यूरेशन इसमें होती है। जब आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के नंबर ऑफ पेपर्स की बात करते हो, मतलब कितने डिफरेंट स्ट्रीम के लोग गेट का एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो टोटल 30 होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सेक्शंस जनरली आपके होते हैं जनरल एप्टीट्यूड और जो आपने अपना सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक आपका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें आपको एक सिंगल ऑप्शन चूज करना होगा। अगर आपने वो सिंगल ऑप्शन सही चूज किया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और अगर आपने गलत चूज किया तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। अगर 1 नंबर का एमसीक्यू है तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा -1/3, और अगर 2 नंबर का एमसीक्यू है तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा -2/3। उसके अलावा एक होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू जिसको बोलते हैं। एमएसक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो एमएसक्यू का क्वेश्चन अगर 1 नंबर का है, आपने सही किया तो 1 नंबर मिलेंगे, गलत किया तो 0। एमएसक्यू अगर 2 नंबर का है, आपने सही किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत किया तो आपने 0। तो सजेशन ये होता है कि गेट के एग्जामिनेशन में कोई भी एमएसक्यू क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइए, सारे अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं। इसके अलावा तीसरा होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनईटी टाइप के क्वेश्चंस थर्ड पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। वहाँ पर आपने जो आंसर कैलकुलेट किया वो जस्ट आपको वहाँ पे फिल इन करना रहेगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स, और उसके लिए आपको वहाँ पर एक कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आप कैलकुलेशन करके जो डेटा आता है उस डेटा को आप फिल कर सकते हैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में। एग्जाम का पैटर्न जनरली जो रहता है, 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है। 3 घंटे यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं 1-1 नंबर के, और 35 क्वेश्चंस होते हैं 2-2 नंबर के, तो टोटल 100 नंबर का बन गया। इसमें एमसीक्यू भी होता है, एमएसक्यू भी होता है, एनएटी भी होता है। टेक्निकल में से इसमें आपके टोटल 72% का वेटेज होता है आउट ऑफ 100%, यानी 100 मार्क्स में से 72 नंबर का 72 मार्क्स का आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा 15 मार्क्स डेडिकेट कर दिए जाते हैं एप्टीट्यूड के लिए, एंड 13 मार्क्स डेडिकेट कर
दिए जाते हैं मैथमेटिक्स के लिए, विच मीन्स टोटल आपको अपने प्रिपरेशन में 72% एफर्ट डालना होगा टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने के लिए और 28% एफर्ट डालना होगा मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करने के लिए। गेट के पेपर्स जो मैंने आपको बताया था टोटल 30 अलग अलग स्ट्रीम्स में होता है, उन स्ट्रीम्स को भी मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया, तो आप चेक कर लेना कि आपकी स्ट्रीम एलिजिबल है इसके लिए या फिर नहीं है। अब उसके अलावा जब हमने गेट का एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ पता कर लिया, तो जो आप गेट का एग्जामिनेशन दे देते हो तो कौन कौन सी मेजर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो गेट शॉर्ट लिस्टिंग करता है वो शॉर्ट लिस्टिंग करता है गेट के स्कोर कार्ड या फिर कट ऑफ के बेसिस पर। तो फिर स्कोर कार्ड आपका जनरेट तभी होता है जब आपने कट ऑफ क्लियर हुआ होता है, ठीक है। तो मिनिमम आपके पास कट ऑफ क्लियरेंस होनी चाहिए सो दैट आपका गेट का स्कोर कार्ड आपके पास पहुंचे। तो अब आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं गेट के थ्रू। देखिए, गेट के थ्रू आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यानी एमटेक पीएचडी करने का भी ऑप्शन मिलता है। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी पीएसयूज में भी जा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे बार्क के बारे में भी मैंने आप लोगों को एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के समझाया हुआ है कि बार्क को आप गेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और गेट के अलावा भी अप्लाई करके अलग से भी आप उसका एग्जामिनेशन दे सकते हो, विच मीन्स बार्क में भी आपको डायरेक्ट गेट के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब देखिए, सबसे पहले अगर आप कट ऑफ की बात कर ही रहे हो तो थोड़ी सी कट ऑफ की भी चर्चा कर लेते हैं। जनरली अलग अलग ब्रांचेस की जो कट ऑफ होती है वो 25 से 30 मार्क्स के रेंज में रहती है। जैसे अगर मैं ईसी की बात करूं तो गेट 2025 का कट ऑफ 25 मार्क्स किया था, इलेक्ट्रिकल का भी 25 मार्क्स किया था, मैकेनिकल का काफ़ी ज़्यादा 35.8 गया था, सीएस का 29.2 गया था, सिविल का भी 29.2 गया था और जो आपका डीए था उसका करीबन 29 मार्क्स के पास कट ऑफ गया था। देखिए, कट ऑफ सुनने के लिए तो ठीक है, बट कभी भी एज ए स्टूडेंट हमें कट ऑफ को चेज नहीं करना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए गेट में टॉप मोस्ट रैंक लेके आना, और उसके लिए पूरे साल आपको डेवलप करनी होती है एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सो दैट गेट का पेपर अगर कभी टफ आता है, मॉडरेट आता है या फिर ईजी आता है, इन ऑल द केसेस आपके पास गेट एग्जामिनेशन के दौरान एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए कि मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना और कितने नंबर ऑफ मार्क्स को मुझे पेपर में जाके चेस करना, सो दैट मेरी एक अच्छी रैंक आ पाए। इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो अलग से बनेगी जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको गेट एग्जामिनेशन में मैक्सिमम कितने मार्क्स को एम करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। ऑल राइट, चलो अब इसके अलावा आपके पास हायर एजुकेशन के भी ऑप्शन होते हैं। आप एमटेक भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो और एमएस भी कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज से। अगर आप लोग इसमें बात कर रहे हो एमटेक की, तो सबसे पहले अगर मैं एमटेक की चर्चा करूं तो बहुत सारी ओल्ड आईआईटीज हैं, जैसे आपके पास ये 7 आईआईटीज और आपका एक ऐसी बैंगलोर, बहुत सारी पुरानी आईआईटीज हैं। ये आपको गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू एमटेक करने का ऑप्शन देती हैं। एक बार आप एमटेक कर लेते हो तो आपका एमटेक कंप्लीट होने के बाद हर एक आईआईटी में बहुत सारी कंपनीज एंटर करती है, उन कंपनीज में आप शॉर्टलिस्ट होकर एक अच्छी जॉब पा सकते हो और उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत एक्सपोनेंशियल होगी। सपोज आप किसी कंपनी में जस्ट बीटेक के बाद एंटर कर जाते हो और उसी कंपनी में आप आईआईटी से एमटेक करने के बाद एंटर करते हो, तो दोनों की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। इसके अलावा आप गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू बहुत सारे पीएसयूज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इंडिया में बहुत सारे पीएसयूज हैं, कुछ पीएसयूज अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाती हैं और कुछ पीएसयूज ऐसे हैं जो गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं और उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब दे सकती हैं या बीच में एक इंटरव्यू और जीडी का प्रोसेस भी रख सकती है। तो कुछ अगर मैं पीएसयूज की बात करूं तो बहुत सारी महारत्ना पीएसयूज हैं, नवरत्ना, मिनी रत्ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो मोर देन 100+ पीएसयूज इन इंडिया हैं जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं विद योर गेट स्कोर कार्ड। कुछ अगर मैं पीएसयूज की बात करूं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल, गेल और बहुत सारी ऐसी पीएसयूज है जो महारत्ना पीएसयूज में काउंट की जाती हैं और यहाँ पे आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका एचएन यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक हो गया जर्मनी में, उसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया, उसके अलावा वैनयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर हो गया। तो ये सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर एमएस करने का मौका भी देती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने गेट के सारे हर्डल्स को कंप्लीट कर लिया है तो मेरे पास क्या क्या सैलरी के एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। देखिए, अगर आप किसी पीएसयू में जाते हो तो जनरली डिपेंडिंग अपॉन द पीएसयू 8 लाख से 24 एलपीए आपका रेंज वेरी करता है आपके पैकेज का। उसके अलावा किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 5 से 10 लाख पर एनम आपको वहाँ पे पैकेज मिल सकता है। अगर आप डायरेक्टली एमटेक में एंटर कर जाते हो तो एमटेक में 2 साल के दौरान आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आप वहाँ से एमटेक करके निकलोगे तो आपके हाथ में किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, गूगल हो गया, इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, ऐसी कंपनीज के जॉब ऑफर्स भी आपके हाथ में होंगे। आई होप आपको ये पूरी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस अच्छी लगी। इस पूरे एनालिसिस में मैंने 2 अलग अलग चीज़ों पर अलग से वीडियो बनाने की बात करी है, तो मैं उस पर अलग से वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ऑल राइट, तो अगर आप गेट 2026 को टारगेट कर रहे हो और इनमें से सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ के अनअकैडमी पे गेट की प्रिपरेशन कर सकते हो।
अच्छी बात ये है कि आज तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस अनअकैडमी की हिस्ट्री में आपके लिए ऑफर किया जा रहा है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को 14 महीने के लिए एक्सेस कर सकते हो, जस्ट 9999 में, जिसमें आप गेट के साथ साथ ईएससी की भी तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हो। याद रखिएगा, ये ऑफर अभी सिर्फ और सिर्फ 26 अप्रैल यानी कल तक के लिए वैलिड है। तो आप तब तक अनअकैडमी ज्वाइन करके आप मेरे साथ जुड़ के प्रिपरेशन को कंप्लीट करो। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेरा बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बेसिक सब्जेक्ट है, 13 नंबर्स आप उसमें पूरे पक्के कर सकते हो। देखिए, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो हो सकता है ऑन द फर्स्ट आपको ये 9999 का प्राइस ना दिखे। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको वहाँ पर कोड लगा देना विशाल गेट, VISHALGAT लिख देना है, सो दैट आपको इमीडिएटली प्राइस 9999 पे दिख जाए। आप क्या कर सकते हो, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर भी क्लिक कर सकते हो, और उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखिए, जैसे आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो आप मुझे बताइए ज़रूर कि सर मैंने विशाल गेट लगाकर अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर लिया है, सो दैट मैं आपको एक अपना पर्सनल गाइडेंस ग्रुप और उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल्स का एक्सेस दे पाऊँ, और आप मेरे साथ एक पर्सनल गाइडेंस में पूरी की पूरी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाएँ।